विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिस पेपर को पढ़ रहे हैं, वो पेपर है आपका वैल्यू एडेड कोर्स, जिसका नाम है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत बोध। उसकी यूनिट नंबर 3 का तीसरा वीडियो लेक्चर हम यानी तीसरा पार्ट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, हम लोग चल रहे हैं इस पूरे वीडियो को कंप्लीट डिस्कस करने की ओर। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नया नया कंटेंट, नए नए वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहें। विद्यार्थियों, हम चल रहे टॉपिक को डिस्कस करने की ओर। तो यहां पर हम बात करेंगे पार्ट 3 में दिया हुआ गुरुकुल परंपरा, शिष्य केंद्रित शिक्षण, वाचिक परंपरा और स्मृति आधारित अधिगम, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा दृष्टिकोण का ये हमारा पार्ट तीसरा है। मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक की तरफ ले चलता हूं, या एक हमें कह सकता हूं कि एक विशेष सूचना आपको मैं देता हूं कि यदि जो हम वीडियो लेक्चर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, यदि इन टॉपिक्स को या इन वीडियो लेक्चर को आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से पीडीएफ के फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए स्पीड लर्न। क्या कह रहा हूं मैं आपको, क्या सर्च करना है? स्पीड लर्न। एस, ध्यान रखिएगा, आपको सर्च करना है SPEEDLEARN। ये आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। जब उस मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग सर्च कर लेंगे तो उसके बाद आपको जाना होगा इसके स्टोर वाले सेक्शन में। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालिएगा, एक ओटीपी 4 अंकों का ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में, उसको ऐड कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका खुद का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, और अंदर जब आप जाएंगे स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको जो हम पढ़ रहे मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध, उसकी 5 यूनिट के कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। 5 यूनिट के कंप्लीट नोट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे और मात्र 51 रुपए परचेस करके आप इनको पीडीएफ नोट्स को पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और यदि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो लेक्चर तो हमने आपके लिए फ्री में अवेलेबल करवा रखा है। और यहां पर ये जितने भी है 5 यूनिट के टोटल जितने भी वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए मात्र 51 रुपए आप परचेस करके खरीद सकते हैं। तो अब मैं वापस हमारे टॉपिक की तरफ आपको ले चलता हूं, जहां से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आ जाता हूं यहां से हमारे पास में जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे थे वहां पर आ जाता हूं मैं। हमारा टॉपिक है गुरुकुल परंपरा, शिष्य केंद्रित शिक्षण, वाचिक परंपरा और स्मृति आधारित अधिगम। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है गुरुकुल क्या होता है। तो गुरुकुल एक प्रकार की आवासीय विद्यालय व्यवस्था है जिसमें शिष्य यानी कि छात्र आचार्य यानी कि गुरु के साथ रहता है। आचार्य उसे खिलाते हैं, सिखाते हैं और परिवार के साथ परिवार के जैसा उसके साथ में व्यवहार करते हैं। विद्यार्थी अपने दैनिक कार्यों में गुरु की सहायता भी करता है और उसके आचरण से भी वो सीखता है। इसी तरह वैदिक काल में, महाभारत काल के दौरान 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों द्वारा वैकल्पिक डी बोर्डिंग सिस्टम शुरू करने तक सभी को शिक्षा प्रदान की गई थी। गुरुकुल प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीपों की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली, याद रखिए गुरुकुल प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप की स्वदेशी शिक्षा प्रणाली। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में डी बोर्डिंग प्रणाली के आगमन तक प्रचलित थी, जिससे अंग्रेजों ने भारतीय उच्च वर्गों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया था। इसका उपयोग भारत में धार्मिक और साथ ही धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता रहा है। गुरुकुल की शुरुआत वैदिक युग में हुई थी, जब मौखिक परंपराओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और गुरु शिष्य परंपरा की मदद से इस प्रणाली को जीवित रखा गया था। धीरे धीरे इन गुरुकुलों ने संस्थागत रूप ले लिया और हर तरह का ज्ञान प्रदान करने के लिए इस प्रणाली का काम करना शुरू कर दिया।
गुरुकुल या गुरुकुलम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गुरु तथा कुला। ये शाब्दिक रूप से कहें तो गुरु के वंश यानी वंश का अनुवाद करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सदियों से भारत में शैक्षणिक संस्थाओं के अर्थ में किया जाता रहा है। बात करें रामायण और महाभारत में वर्णित गुरुकुल की, कुछ प्रसिद्ध ऋषि और गुरु जिनका उल्लेख भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत में देखने को मिलता है, उन्हें प्रसिद्ध गुरुकुल भी चला है। राम और कृष्ण ने भी क्रमशः वशिष्ठ और सांदीपनि के अधीन गुरुकुलों में अध्ययन किया है। महर्षि विश्वामित्र की बात करें तो उन्होंने गायत्री मंत्र लिखा और भगवान राम और लक्ष्मण के शिक्षक भी थे। उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आकाशीय हथियारों यानी कि देव अस्त्रों का इस्तेमाल सीखा है। उससे के ताकता, मरीज और सुबाहु जैसे शक्तिशाली राक्षसों को हराने में उनका मार्गदर्शन भी किया। बात आती है महर्षि वाल्मीकि जी की, क्योंकि उनका भी अपना खुद का एक गुरुकुल रहा है। सीता ने उनके आश्रम में शरण ली थी, यानी माता सीता ने उनके आश्रम में शरण ली थी और लव और कुश का जन्म उसी आश्रम में हुआ था। उन्होंने शास्त्र और शस्त्र यानी हथियारों का उपयोग करने की भी लव कुश को कला सिखाई थी। जो उन्होंने रामायण भी लिखी थी वो महर्षि वाल्मीकि रहे हैं। उसके बाद है महर्षि वशिष्ठ। वे महान सप्त ऋषियों में से एक थे। वह दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के शिक्षक रहे और उन्होंने खुद अपना एक गुरुकुल भी चलाया है। गुरु द्रोणाचार्य आप अच्छे से जानते हो, महाभारत यदि आपने देखी हो तो उसके अंदर उनका वर्णन आता है। उनका खुद का एक गुरुकुल था। वह सभी कौरवों और पांडवों के गुरु थे जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के अधीन सीखा था। उनका गुरुकुल वर्तमान में गुरुग्राम के पास कहीं स्थित था, जिसे इसका नाम भी मिला है। ठीक है। उसके बाद आता नैमिषारण्य, आपने सुना होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रमों में से एक था। यह एक विश्वविद्यालय की तरह अधिक था। सोका ऋषि इस आश्रम के कुलपति थे, जिसका अर्थ है कि एक समय में कम से कम 10,000 शिष्य और आचार्य इस आश्रम में निवास करते थे। यह नाम से प्रसिद्ध है चक्र तीर्थ, नेमसारी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद एक और नाम आता है कण्व ऋषि आश्रम। कण्व ऋषि के आश्रम का महाभारत में विशद विवरण दिया गया है। यह सरयू नदी के सहायक नदी मली नदी के तट पर स्थित था। यह आश्रम कोई अकेला नहीं है, बल्कि इसके आसपास कई अन्य आश्रम भी स्थित थे। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग शिष्य केंद्रित शिक्षण की बात करते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। शिष्य केंद्रित शिक्षण एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो पारंपरिक शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय छात्र को सीखने के केंद्र में रखती है। इसमें छात्र अपनी रुचियों और सीखने की गति के आधार पर निर्णय लेते हैं और शिक्षक ज्ञान देने वाले की बजाय सीखने के सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं। यह विधि छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने, उनकी सोच को प्रोत्साहित करने और स्वतंत्र समस्या समाधान व आजीवन सीखने के कौशल विकसित करने पर जोर देती है। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है? तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक ज्ञान प्रदाता होता के बजाय एक सूत्रधार होता है, जो कि एक प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने के में हमेशा मदद करता रहता है। दूसरी आती है छात्र की भूमिका। छात्र अपने सीखने के मार्ग और तरीकों के बारे में निर्णय लेने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और अपने अधिगम की अधिक जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स या पद्धतियां। इसमें सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग, छात्र अधिगम परिणामों यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स का उपयोग और उपयोगी प्रतिक्रियाओं यानी यूजफुल फीडबैक्स के अवसर शामिल होते हैं। लक्ष्य की बात करें, एम की बात करें आप लोग, तो इसका लक्ष्य आजीवन सीखने और स्वतंत्र समस्या समाधान कौशल को सक्षम बनाना होता है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का केंद्र शिष्य होता था, न कि कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या कोई कक्षा। ध्यान रखिएगा इसकी खास बात। गुरु हर शिष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति, क्षमता, रुचि और चरित्र के अनुसार शिक्षा देते थे। एक ही विषय को विभिन्न शिष्यों को अलग अलग शैली में समझाया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण था। देखो खास बात क्या थी, जब गुरुकुल परंपराएं इस देश के अंदर थी तो वहां पर थी कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं, मात्र पढ़ाना नहीं था, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस फीचर था, योगदान था। गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत व्यक्तिगत एवं आत्मीय होता था, जिससे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक और सजीव बन जाती थी। व्यक्तिगत ध्यान, गुरु प्रत्येक शिष्य की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि और आवश्यकताओं को समझते थे और उसी के अनुसार शिक्षण पद्धति का प्रयोग करते थे। यह आज के टेलर मेड या व्यक्तिगत शिक्षा के समान था। उसके बाद खास बात वहां पे क्या थी, आवासीय व्यवस्था थी, रेसिडेंशियल फैसिलिटी थी। शिष्य गुरु के आश्रम यानी गुरुकुल में उनके परिवार के सदस्य की तरह रहता था। इस निकटता से शिष्य न केवल एकेडमिक ज्ञान बल्कि गुरु के आचरण, चरित्र और जीवन शैली से भी सीखता था।
जो अनुभवात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का सर्वोत्तम उदाहरण रहा है। उसके बाद आती है समग्र विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि शिष्य का चरित्र निर्माण, बौद्धिक क्षमता का विकास, नैतिक आचरण और आध्यात्मिक समझ सुनिश्चित करना थी। सेवा और श्रम, शिष्यों को दैनिक जीवन के कार्य जैसे लकड़ी काटना, भिक्षाटन, आश्रम की साफ सफाई करना, पशुओं की देखभाल करना स्वयं करते थे। इससे उनके श्रम का महत्व बढ़ता था। सादगी, त्याग और नम्रता जैसे गुण विकसित होते थे। उसके बाद खास बात क्या थी, तो वाचिक परंपरा की बात कर रहे हम लोग। ओरल ट्रेडिशंस, वाचिक परंपरा वह प्रथा है जिसके माध्यम से ज्ञान, संस्कृति और इतिहास को बोलकर, कहानियों, गीतों, कविताओं और मंत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता, उसको बोलते वाचिक परंपरा। लिखित माध्यम में अभाव में यह संचार का एक महत्वपूर्ण तरीका है जो समुदायों को एक साथ जोड़ता है और उनकी पहचान को आकार देता है। भारतीय संस्कृति में वाचिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी हमेशा से निभाई है, जैसे कि श्रुति की रक्षा इसी परंपरा से हुई है। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है? संचार का माध्यम, वाचिक परंपरा क्या है? एक संचार का माध्यम है। यह बोलचाल की भाषा है, कहानियों, लोक कथाओं, कथा गीत, गाथा गीतों, मंत्र और कविताओं के माध्यम से ज्ञान को हस्तांतरित करता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, वाचिक परंपरा में समुदायों के सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और मूल्यों को जीवित रखती है। बात आती है लिखित परंपरा का विकल्प, यह उन समाजों के लिए महत्वपूर्ण है जहां लेखन प्रणाली नहीं थी। साहित्य और ज्ञान का प्रसार, यह लोक कथाएं, श्लोक और मुहावरे जैसे मौखिक साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा से पहुंचाती आई है। प्रदर्शन कला, इसमें भाषण, गीत और अन्य प्रदर्शन शामिल है जो न केवल शब्दों पर बल्कि हाव भाव, नृत्य और कथावाचक तथा दर्शकों के बीच की बातचीत पर भी डिपेंड करता है। गुरुकुल में अधिकांश ज्ञान मौखिक रूप से गुरु से शिष्य तक पहुंचता था। ज्ञान को ध्वनि, उच्चारण, लय और स्वरों के माध्यम से संरक्षित किया जाता था। गुरु पहले स्वयं बोलकर और गाकर दिखाते थे, फिर शिष्य उसको दोहराकर सीखते थे। वेद, उपनिषद और स्मृति ग्रंथों की शुद्ध ध्वनियां और लय ही उनका मूल पहचान थी। इस पद्धति ने हजारों वर्षों तक ज्ञान को बिना लिखित साधन के सुरक्षित रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राचीन काल में लिखित सामग्री की उपलब्धता सीमित थी, इसलिए शिक्षा और ज्ञान के हस्तांतरण का मुख्य माध्यम वाचिक यानी कि मौखिक रहा है। बात करता हूं गुरु शिष्य संवाद की। गुरु बोलकर शिक्षा देते थे और शिष्य सुनकर उसे दोहराकर और संवाद के माध्यम से सीखते थे। व्याख्या और चर्चा, गुरु पाठों का विस्तृत व्याख्या करते थे जिस पर शिष्य प्रश्न पूछते थे और बहस यानी साक्षात्कार करते थे, जिससे उनकी तार्किक क्षमता में अधिक विकास होता था। पवित्रता और शुद्धता, वेदों और शास्त्रों जैसे पवित्र ज्ञान को उसके मूल स्वरूप और सही उच्चारण के साथ बनाए रखने के लिए यह परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। बात आती स्मृति आधारित अधिगम, मेमोरी बेस्ड लर्निंग। गुरु परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ यह भी रहा है। स्मृति आधारित अधिगम भारतीय गुरुकुल परंपरा की एक विशिष्ट और सुविकसित शिक्षण पद्धति थी। इसमें ज्ञान का केवल पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि गहराई से स्मरण, समझ और अनुभव के माध्यम से आत्मसात कराया जाता था। इस पद्धति का उद्देश्य शिष्य के भीतर ऐसी मानसिक क्षमता का विकास करना था जिससे वह प्राप्त ज्ञान को लंबे समय तक सुरक्षित रह सके और आवश्यकता पड़ने पर उस ज्ञान का सही इस्तेमाल या सही उपयोग कर सके। आगे आती है स्मृति आधारित अधिगम के मुख्य तत्व। क्या आती? स्मृति आधारित अधिगम के मुख्य तत्वों की हम बात करते हैं। ठीक है, स्मृति आधारित अधिगम के मुख्य तत्व। सबसे पहले बात आती है मेमोराइजेशन, कंठस्थ करने की कला। गुरुकुल में शिक्षक को मंत्र, सूत्र, श्लोक, विधियां और शास्त्रीय बातें लय, स्वर और उच्चारण सहित याद कराई जाती थी, जैसे पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और नियमित अभ्यास यानी कि डेली प्रैक्टिसेस वहां पर होती थी। इन तीनों के माध्यम से स्मरण शक्ति अत्यधिक प्रखर यानी मजबूत बनाई जाती थी। सेकंड नंबर पे आता समझ के साथ स्मरण, मीनिंगफुल मेमोराइजेशन। गुरुकुल में केवल रटने पर बल नहीं दिया गया। पहले शिष्य पाठ को समझता था, फिर उसे याद करता था और अंत में उसका प्रयोग से उसे सीखता था। इसलिए स्मृति केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान का स्थायी आधार बन जाती है। ध्वनि, लय और छंद का प्रयोग। वेदों और शास्त्रों की रचना इस प्रकार की गई है कि उन्हें याद करना स्वाभाविक लगे, जैसे छंद, लय और ध्वन्यात्मक रचना स्मरण को आसान बनाती थी। इसमें स्मृति में सामग्री दृढ़ और दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रहती थी। चौथे नंबर पर बात करेंगे मानसिक एकाग्रता और ध्यान। स्मृति आधारित अधिगम में मानसिक शांति और एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
योग, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास शिष्यों को मानसिक स्थिरता प्रदान करते थे, जिससे उनकी स्मरण शक्ति मजबूत होती थी। जीवन शैली में योगदान, सरल भोजन यानी कि सिंपल फूड, प्राकृतिक वातावरण, नियमित दिनचर्या और ध्यानमय जीवन शैली शिष्यों की मानसिक क्षमता और स्मृति विकास में सहायक होती थी। जैसे आजकल हमारे स्कूल भीड़ भाड़ वाली जगह बने हुए हैं, इस प्रकार गुरुकुल पहले जंगलों में बने होते थे। बात होती स्मृति आधारित अधिगम के लाभ, दीर्घकालिक स्मरण शक्ति होती है, जटिल ग्रंथों को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है, मानसिक अनुशासन और एकाग्रता का विकास होता है, विचारों और ज्ञान को सुसंगठित रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित होती है और ज्ञान के त्वरित स्मरण और उचित उपयोग की योग्यताएं वहां पर विकसित होती है। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर यूनिट नंबर 3 का। अब हम इसके बाद जब अगले यूनिट की तरफ चलेंगे, वो आपकी यूनिट नंबर 3 यानी का चौथा वीडियो लेक्चर होगा, जिसका टाइटल होगा शिक्षा का उद्देश्य, आत्मोत्कर्षी और लोक संग्राम। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिस समय एक मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। अगला वीडियो लेक्चर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, कौन सा? चौथा पार्ट, शिक्षा का उद्देश्य, आत्मोत्कर्षी और लोक संग्राम। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।